हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द राज अकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक होगा एंथ्रोपोमेट्री। एंथ्रोपोमेट्री टॉपिक, इस टॉपिक से यूजीसी नेट एग्ज़ाम में कई बार ही क्वेश्चन पूछा गया है। और स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि आजकल एग्ज़ाम का पैटर्न ना चेंज हो गया है, तो उसमें अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे आपने डीएसएसबी में देखा होगा कि उसमें अर्गेनोमिक्स से ऐसा क्वेश्चन पूछा था जो हमारी बुक्स में नहीं मिलता। वैसे ही अगर नेट का एग्ज़ाम हम देते हैं तो नेट के एग्ज़ाम में भी मोस्टली क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं जो हमें बुक्स में देखने को नहीं मिलते, जिसकी तैयारी हमें अलग अलग जगह से ही करनी पड़ती है। तो आज हम उसी टॉपिक को लेके आगे चलते हैं फ्रेंड्स। तो देखते हैं, जिसमें सबसे पहले हम जानते हैं कि एंथ्रोपोमेट्री क्या होता है। एंथ्रोपोमेट्री जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं मानव मिति। नेट के एग्ज़ाम में मानव मिति करके क्वेश्चन पूछा जाता है। जिसे अगर हम हिंदी देखें, इंग्लिश देखें उसकी, तो इंग्लिश हमें क्या मिलती है, एंथ्रोपोमेट्री। एंथ्रोपोमेट्री क्या है, सबसे पहले ये जानेंगे हम, ठीक है। एंथ्रोपोमेट्री मानव शरीर के माप, व्यवस्थित माप प्राप्त करने का विज्ञान है। व्यक्ति के शरीर का माप ज्ञात करने का विज्ञान ही क्या है, एंथ्रोपोमेट्री। व्यक्ति के शरीर का माप ज्ञात करना ही क्या है, एंथ्रोपोमेट्री है। एंथ्रोपोमेट्री पहली बार कब आया था, 19वीं शताब्दी में। कब, 19वीं शताब्दी में भौतिक मानव विज्ञानियों द्वारा जीवित और विलुप्त आबादी पर। ऐसा था फ्रेंड्स कि इसका और इतिहास है, इतिहास के बारे में हम आगे जानेंगे। तो क्या था, इसका प्रयोग कब हुआ था। एंथ्रोपोमेट्री पहली बार 19वीं शताब्दी में भौतिक मानव विज्ञानियों द्वारा जीवित और विलुप्त आबादी में मानव भिन्नता, लोगों की पहचान करने के लिए। जैसे अलग अलग तरीके के लोग होते हैं ना, अलग अलग शेप एंड साइज होते हैं, ठीक है। कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, कोई लंबा होता है, कोई ऊंचा होता है, ठीक है। अलग अलग शेप एंड साइज होते हैं आबादी के। तो उनकी भिन्नता, लोग एक दूसरे से किस तरीके से भिन्न हैं, और विकास के अध्ययन के लिए, किसके लिए, विकास के अध्ययन के लिए एक विधि के रूप में विकसित हुई थी। लोगों की पहचान करने के लिए मानव मिति का विकास हुआ था। मानव मापों का उपयोग ऐतिहासिक रूप में नस्लीय, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को भौतिक गुणों के साथ जोड़ने के साथ, इसमें पूरे में वही बात कही गई है फ्रेंड्स कि एंथ्रोपोमेट्री का प्रयोग किस लिए किया गया था। एंथ्रोपोमेट्री मानवों को एक दूसरे से भिन्नता ज्ञात करने के लिए, मानव एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है ये ज्ञात करने के लिए उनके शरीर की व्यवस्थित माप लेना ही क्या है, एंथ्रोपोमेट्री। क्लियर। और इसमें किस किस चीज़ की माप ली जाती है, मानव के शरीर की किस किस हिस्से की माप ली जाती है। जैसे ऊंचाई की, व्यक्ति कितना लंबा है, कितना वजन है उसमें, कितना उसका सरफेस एरिया है, मतलब कितना लंबा चौड़ा है, और आयतन कितना है, ठीक है। जैसे बैठने और खड़े होने की ऊंचाई, बैठने की ऊंचाई अलग लेंगे, और खड़े होने की ऊंचाई, खड़े होने पर वो कितना ऊंचा हो रहा है उसकी ऊंचाई अलग लेंगे। कंधे की और कूल्हे की चौड़ाई, कंधे की भी चौड़ाई, जैसे बाजुओं के पास से कंधे की चौड़ाई, और कूल्हे की चौड़ाई, पैर जहाँ से शुरू होते हैं ना वहाँ कूल्हे की चौड़ाई, हाथ और पैरों की लंबाई, और गर्दन की परिधि, ठीक है। और पूरा स्ट्रक्चर, पूरी संरचना इसमें शामिल होती है। यहाँ देखा ना, पूरे शरीर की माप, पूरे शरीर की माप, जैसे हाथ पैरों की लंबाई, कूल्हे की लंबाई, कूल्हे की चौड़ाई, कंधे की चौड़ाई, ठीक है, गले की परिधि,
और ऊंचाई, वजन, सरफेस एरिया, पूरे शरीर की माप के लिए। और ये भी देखा जाता है कि वसा का % कितना है, पानी की मात्रा कितनी है, और दुबले शरीर, अगर कोई दुबला है तो उसका द्रव्यमान कितना है। तो यहाँ क्लियर समझ आ गया फ्रेंड। एंथ्रोपोमेट्री क्या है? एंथ्रोपोमेट्री शरीर का माप लेने की, शरीर का व्यवस्थित माप करने का विज्ञान ही क्या है? एंथ्रोपोमेट्री है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट देखेंगे हम एंथ्रोपोमेट्री का इतिहास। इसका इतिहास क्या है और कब से ये शुरू हुआ था। ठीक है, एंथ्रोपोमेट्री का इतिहास। सबसे पहले ये कहाँ शुरू हुआ था? सबसे पहले रोम, ग्रीस और मिस्र। कहाँ? रोम, ग्रीस और मिस्र, यानी कि यूरोप में। ठीक है, यूरोप की प्राचीन सभ्यताओं ने, किसने? प्राचीन सभ्यताओं ने मुख्य रूप से सौंदर्य शक्ति और मानव रूप की, सौंदर्य शक्ति और मानव रूप की वांछनीय विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए सांस्कृतिक उद्देश्यों, उदाहरण के लिए कलाकृति के लिए मानव शास्त्रीय माप का उपयोग किया था। यूरोप की सभ्यताओं में सबसे पहले मानव शास्त्रीय माप का प्रयोग किया गया था। किसके लिए? सौंदर्य शक्ति और मानव के रूप की विशेषताओं को जानने के लिए, सांस्कृतिक उद्देश्यों के लिए। ठीक है, मानव शास्त्रीय माप का उपयोग किया गया था। क्लियर? समरूपता विशेष रूप से वांछनीय थी और माप की इकाइयों में अक्सर मानव किसकी? मानव के हाथ की चौड़ाई और मानव के पैर की लंबाई शामिल होती थी। पहले क्या होता था? पहले मानव के हाथ की चौड़ाई और मानव के पैर की लंबाई इसमें क्या होती थी? शामिल होती थी। क्लियर? यहाँ हमने इसकी हिस्ट्री भी देख ली और एंथ्रोपोमेट्री क्या होता है ये हमने क्लियर कर लिया। और नेक्स्ट हमारा चित्र के द्वारा हमारा क्लियर हो जाएगा कि एंथ्रोपोमेट्री में किस किस अंग की कैसे कैसे माप ली जाती है। तो यहाँ आप इस चित्र को देखिए। आप इस चित्र में सबसे पहले इसे देखिए, इसमें क्या ले रहा है? इसकी लंबाई। ठीक है, यहाँ हाथों की चौड़ाई, बैठ के शरीर की लंबाई कितनी है। ठीक है, यहाँ गले की परिधि, सिर की लंबाई, सिर की लंबाई ले रहा है ना। यहाँ पूरा देखिए, देखो आगे सभी चित्रों को आप देखिए, पूरे शरीर की माप ले रहा है। ये सिर की लंबाई माप रहा है, ये सिर की परिधि, गले की परिधि, पैर की। ठीक है, और मध्य उंगली की भी माप की जाती है फ्रेंड्स। ठीक है, और ओवरऑल पूरे बॉडी की माप की जाती है। सबसे पहले किसकी की जाती थी? सबसे पहले की जाती थी हाथों की चौड़ाई और पैरों की लंबाई। कहाँ शुरू हुई थी? यूरोप में, ग्रीक रोम में शुरू हुई थी। और एंथ्रोपोमेट्री क्या है? शरीर की माप का विज्ञान ही एंथ्रोपोमेट्री है। क्लियर? नेक्स्ट और हम देखते हैं, नेक्स्ट देखेंगे हम इसका विकास किसने किया था? एंथ्रोपोमेट्री इसको लेके कौन आया था? शुरुआत किसने करी थी इसकी शुरुआत की थी अल्फोंस बर्टलन। इसका विकास किसने किया था? अल्फोंस बर्टलन ने। और कब किया था? 1853 से। ये इसका पूरा जीवन काल दे रखा है, 1853 से 1914 इसका पूरा जीवन काल है इनका, अल्फोंस बर्टलन का। अल्फोंस बर्टलन, इनकी एक कहानी है फ्रेंड्स कि ऐसा था, ये अल्फोंस बर्टलन ना उसमें पुलिस में भर्ती हुए थे। इनकी शुरुआत हुई थी सबसे पहले फ्रांस में। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है और पेरिस में ये पुलिस फोर्स में भर्ती थे। अब इनका काम क्या था? इनका काम था कि उसमें
पुलिस जिन अपराधियों को पकड़ती है ना, तो उन अपराधियों का रिकॉर्ड रखने का काम था इनका। किसका काम था? उन अपराधियों का रिकॉर्ड रखने का काम था। तो ऐसा होता था कि ये अपराधी इतने होते थे कि बार बार अपराधियों की पहचान कर पाना इनके लिए हो गया कठिन, कि अब इनकी पहचान कैसे करी जाए, क्योंकि वो अपराधी थे ना, जैसे किसी को पूरा जीवन का कारावास हो गया या ज़्यादा कठिन सजा हो गई, तो वो नाम बदल बदल के आने लगे। अब इनके लिए हो गई मुश्किल। अब क्या करें? तो इन्होंने किसका विकास कर दिया? एंथ्रोपोमेट्री, जिसमें क्या होता है, जिसमें अभी हमने जाना है, जिसमें पूरे शरीर की माप ली जाती है। ठीक है, तो जानते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कि सबसे पहले विकास किया था अल्फोंस बर्टलन ने। अल्फोंस बर्टलन चिकित्सक और सोसाइटी ऑफ एंथ्रोपोलॉजी ऑफ पेरिस के संस्थापक। किसके? चिकित्सक ऑफ सोसाइटी ऑफ एंथ्रोपोलॉजी ऑफ पेरिस के संस्थापक। ठीक है, लुइस एडोल्फ इनके इनसे खैर हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो बस हमारे एग्जाम में जितना आएगा वो जानना है। हो सकता है कि आगे इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो हम थोड़ा बहुत ये भी जान के चलते हैं। ठीक है, तो ऐसा था कि इन्होंने किया इसका विकास अल्फोंस बर्टलन ने, एंथ्रोपोमेट्री का। ठीक है, जिसके जनक कहे जाते हैं। कौन? अल्फोंस बर्टलन। क्लियर? मानव शास्त्रीय प्रणाली या न्यायिक मानवमिति के रूप में जाना जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? मानव शास्त्रीय प्रणाली। क्या क्या नाम है इसका? मानव शास्त्रीय प्रणाली, और क्या है? न्यायिक मानवमिति। न्यायिक मानवमिति क्यों नाम हुआ है इसका? ये अभी हमने क्लियर किया था, क्योंकि ये पुलिस उसमें थे, फोर्स में थे, तो वहाँ पे इन्हें अपराधियों की जांच करनी होती थी, तो वहाँ न्याय ही तो होता है ना। ठीक है, तो क्या था इसका नाम? मानव शास्त्रीय प्रणाली और न्यायिक मानवमिति के रूप में जाना जाता है। अल्फोंस बर्टलन ने अपने करियर की शुरुआत कब करी थी? यहाँ पूरा ये जो डिटेल है ये दे रखा है, जो हमने अभी जान लिया है। क्लियर? अपने करियर की शुरुआत पेरिस पुलिस बल के लिए आपराधिक रिकॉर्ड विभाग में काम करते हुए की थी। यहीं पर बर्टलन ने आवर्ती समस्या को पहचान की। बार बार अपराधियों की पहचान करना इनके लिए हो गया कठिन, क्योंकि आपराधिक रिकॉर्ड वर्णानुक्रम में संग्रहित किए गए थे। कई अपराधी निर्वासन और कठोर सजा से बचने के लिए उपनाम तैयार कर रहे थे। इस मुद्दे को हल करने के लिए अल्फोंस बर्टलन ने मानव रूपी माप के आधार पर, किसने? मानव रूपी माप के आधार पर एक नई वर्गीकरण प्रणाली तैयार की। क्या प्रणाली तैयार की? यही एंथ्रोपोमेट्री, जिसमें यह माना गया कि हड्डियों का घनत्व 20 वर्ष के बाद तय होता है और मानव आयाम आंतरिक रूप से अत्यधिक परिवर्तनशील होते हैं। ठीक है, बर्टलन ने क्या क्या मापा? ऊंचाई, चौड़ाई और पैर का आकार। पैर के आकार की लंबाई, चौड़ाई और मध्य उंगली की लंबाई। बाईं बांह के साथ साथ, ये तो उन्होंने अपराधियों को मापा था। क्लियर? बाईं बांह के लंबाई के साथ साथ हिरासत में अपराधियों की अन्य रूपात्मक और विशिष्ट विशेषताओं की माप प्राप्त की। ठीक है, उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति के छोटे, मध्यम मतलब बीच के, बड़े के रूप में वर्गीकृत किया और प्रत्येक फाइल में फ्रंटल और प्रोफाइल फोटोग्राफी जोड़ी। ये फोटोग्राफी जोड़ने की शुरुआत कहाँ से हुई है? इन्होंने ही करी है। ठीक है,
ऐसी फोटोग्राफी का उपयोग आज भी मग शॉट के रूप में किया जाता है। क्लियर? बर्टलन की प्रणाली को लागू करने के लिए पेरिस अपराध विभाग को आश्वस्त करने के बाद वर्गीकरण की इस पद्धति का उपयोग अज्ञात व्यक्तियों और बार बार अपराधियों की शीघ्र और आसानी से पहचान करने के लिए किया गया। क्लियर? इस मानव शास्त्रीय प्रणाली के उपयोग के बाद में बर्टलोजन कहा गया। ठीक है, बाद में क्या कहा गया इसको? बर्टलोनेज। पहले क्या कहा जाता था इसको, मानव मिति को? बर्टलोनेज। क्लियर? यहाँ हमारे एग्ज़ाम के लिए इतना ही एनफ है फ्रेंड्स। और थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि 1900 की शुरुआत में यह दुनिया भर में तेज़ी से फैला। कब फैला था? 1900 की शुरुआत में। क्लियर? और नेक्स्ट हम जानते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारे ये मानव मिति के उपकरण कि मानव मिति में शरीर की माप लेने के लिए कौन कौन से उपकरणों का प्रयोग होता है। तो कौन कौन से उपकरणों का प्रयोग होता है? स्टेडियोमीटर, ये हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। स्टेडियोमीटर ऊंचाई को मापने के लिए स्टेडियोमीटर, और शरीर के खंडों की लंबाई और परिधि, शरीर के अलग अलग खंडों की लंबाई और परिधि को मापने के लिए एंथ्रोपोमीटर। क्या? एंथ्रोपोमीटर। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन अभी तक ये एग्जाम में नहीं पूछा गया फ्रेंड्स। फिर इसे याद रखना, हो सकता है कि नेक्स्ट एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाए कि हड्डियों के व्यास को मापने के लिए किसका प्रयोग होता है। हड्डियों के व्यास को मापने के लिए बायोकॉन्डाइलर। किसका? बायोकॉन्डाइलर कैलिपर्स। बायोकॉन्डाइलर कैलिपर्स। हड्डियों के व्यास को मापने के लिए बायोकॉन्डाइलर कैलिपर्स। और त्वचा की मोटाई और चमड़े के नीचे की वसा को मापने के लिए, ये भी हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, स्किन फोल्ड कैलिपर्स। स्किन फोल्ड कैलिपर्स। और वजन को मापने के लिए तो वेट मशीन होता है, तराजू होता है। क्लियर? यहाँ ये सभी उपकरण जो हैं ये दे रखे हैं, ये सभी हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। सभी उपकरण पूछे जाते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। क्लियर फ्रेंड्स? तो आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी हो या इससे रिलेटेड आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम आप उसी पे बना लेंगे। ठीक है? थैंक यू, बाय बाय।